गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए हम यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आपसे कहा था कि 4 तरीके के प्रोसेस आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था चेंज इन हीट ट्रांसफर विल बी जीरो। मतलब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका ये है कि चेंज इन हीट, ठीक है ना, जो चेंज इन हीट ट्रांसफर वो जीरो होगा। हीट में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, किसी तरह का हीट ट्रांसफर ही नहीं है। तो अगर ये केस है जिसमें चेंज इन हीट ट्रांसफर जीरो है तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, अगर ये वैल्यू जीरो है तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। ठीक है, अगर इसी वैल्यू को आप जीरो कर दे रहे हो, कह रहे हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पे हीट इन चेंज इन हीट ट्रांसफर जो है वो उसकी वैल्यू जीरो है, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब आप कह सकते हो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन चीज़ों पे हमने पहले बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है। नहीं आपको ध्यान है तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा और देखना होगा कि जब यहाँ पे माइनस है इंटरनल एनर्जी के केस में तो क्या होगा, और जब वर्क डन में माइनस लगा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में जाके कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे हम कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कि हमने कहा चेंज इन हीट ट्रांसफर जीरो है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने कहा कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू जो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने कहा ठीक है। देखिए जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना उसको हम लिखते हैं, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उससे हम लिखते हैं पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इससे पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस था वहां पे क्या लिखते थे? पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहां पे क्या आ गया? गामा आ गया। अब गामा क्या है? गामा इक्वल्स टू एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक इंडेक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। सीपी क्या है? सीवी क्या है? सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, और CV इक्वल्स टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, आइडियल गैस, जो भी कहें। ठीक है, तो ये आपने कहा CP बाई CV। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है कि अगर इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा हमेशा, है ना, हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि CV की वैल्यू क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में? F/2R। अगर आपको ये याद है तो आपको नहीं जरूरत है CP की वैल्यू याद रखने की। एक वैल्यू याद रखना आपने, CB इक्वल्स टू F/2 इंटू R। F हमारा क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी बात कर लेंगे अभी थोड़ा। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, F के टर्म में, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे आप इसको लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो यहां लिख सकते हैं CB प्लस R इक्वल्स टू CV। CP को लिख सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपने कहा CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो CP इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? CB प्लस R। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ ये CV बाई CV प्लस R बाई CV, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या? 1 प्लस R डिवाइडेड बाई CV। CV की वैल्यू कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में? ये वैल्यू, तो यानी कि गामा इक्वल्स टू 1 प्लस R, CV की वैल्यू F/2 इंटू R। R से R कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस
ये पूरा का 2 ऊपर गया 2/f। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है यहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद आपको ये याद रखना है कि CP/CV की वैल्यू जो है ये इक्वल्स टू 1 + 2/f। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता था, तो वो आपको याद करना पड़ता, तो आपको रट्टा मारना पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए कहते हैं ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पर 2 है 3 है, F ऊपर है और 2 नीचे है, तो कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे हम। हमने कहा ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक है, तो हमारा F की वैल्यू 3, डाया है तो 5 और पॉलीएटॉमिक है तो 6। मोनोएटॉमिक है तो छोटा लिखा मैंने, हो सकता ना दिख रहा हो, लेकिन आप भावनाओं को समझो। मोनोएटॉमिक उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉलीएटॉमिक उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6। तो इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में ये गिवन हो कि जो हमारा गैस है वो डायटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, तो हम यहाँ से गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना इजीली। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा कि डायटॉमिक है, तो डायटॉमिक को हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, चलो ठीक है, तो गामा की वैल्यू 1 + 2/5, यहाँ पे 5 पुट कर दिया हमने वैल्यू, तो ये क्या हो गया 7/5, ये क्या हो गया 7/5, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इस डेरिवेशन में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे तो आप देख रहे हो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कहेंगे कि ठीक है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा रिलेशन जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है। एक केस ऐसा भी हो सकता है, एक केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपसे कहा जाए कि आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन बताइए, इस्टेब्लिश करके क्या होता है। तो क्या करेंगे, आपको पता है, आप जानते हो PV = nRT, ठीक है, इतना हमें पता है। अब यहाँ पे P = आप लिख सकते हो this/V, n है nRT/V, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको रिलेशन चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे P को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो P की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। हमने कहा ठीक है nRT/ यहाँ पे इस इक्वेशन में nRT/V, V गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, C लिख रहा हूँ कॉन्स्टेंट। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना, इसको उस तरफ ले जाओ तो भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया V गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया ना, ये टर्म कांस्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर रिलेशन P V गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर T और V के बीच का रिलेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ से P को हटाना होगा। P को हटाने के लिए क्या करेंगे, PV = nRT, P की वैल्यू यहाँ पे हमने P की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे हमने कहा RT जो है हमारा पहले जो कांस्टेंट है इसको उस तरफ ले गए, ये पूरा का पूरा फिर से कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे T V गामा -1 ये ऊपर जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ गए आप, समझ गए। तो क्या क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट आपने कहा PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, सामने खड़ा हो गया मैं, देखिएगा क्या तुम लोगों को, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी आपने डेराइव किया TV गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक टर्म और कर लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वॉल्यूम को हटाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को हटाते हैं, चलिए ठीक है। तो वॉल्यूम को अगर हटाते हो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, ये V को इधर ही रहने दिया, P को हमने इधर किया, तो ये रिलेशन क्या हो गया nRT/P। चलिए ठीक है, इस वैल्यू को वहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो हमने कहा PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, V की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो P nRT/P गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट है, इसको उस तरफ कर देते हैं,
तो जो हमारा यहाँ पे बचा पी टी बाई पी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी टी गामा पी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको ऊपर ले आते हैं तो पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया आपके पास। तो थर्ड रिलेशन क्या हो गया, पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तीन रिलेशन आपके पास आ गए। अब न्यूमेरिकल कैसा भी दे रखा हो, ठीक है, अब वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू याद है तो आप इस तरीके से इन वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आपको याद है तो आप पी वी इक्वल्स टू एनआरटी से इन बार बार वैल्यू को पुट करके भी उसे फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, अब आपने कहा कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इससे पहले हमने आइसोथर्मल की बात करी थी, आइसोथर्मल की, तो हमने कहा था दैट इज अ स्लो प्रोसेस। क्या कहा था कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। वहीं जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हो तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। आइसोथर्मल क्या था हमारा, आइसोथर्मल क्या था, वो हमारा स्लो प्रोसेस था। ठीक है, वो हमारा स्लो प्रोसेस था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि चेंज इन हीट ट्रांसफर, ठीक है, चेंज इन हीट ट्रांसफर ना हो, जीरो हो, तो ये कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, जब ये जो बॉडी है अगर उसे आप इंसुलेट कर देते हो, इंसुलेटर के अंदर रख देते हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर रख देते हो। आपने कहा कि आपने एक ब्लॉक लिया, ये सिलेंडर लिया और इसको आपने कहा कि बना दिया इसको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से, आपने इससे बना दिया। ठीक है, दिस इज इंसुलेटर और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से। तो ये क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पे, इसके अंदर जो हीट है वो सराउंडिंग से कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो कोई चेंज ही नहीं होगा हीट का, जो पहले है वही बाद में रहेगा। जब ये मटेरियल कंडक्टिंग होता बाहर का सरफेस तभी तो ये कांटेक्ट में आता, यहाँ पे तो कोई कांटेक्ट की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है कि ये जो अंदर है उसका अपना खुद का हीट जो है उतना ही रहेगा और बाहर सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके कांटेक्ट में वो आ ही नहीं रहा है। जब वो कांटेक्ट में आएगा तब वो अपने हीट को, टेम्परेचर को चेंज करेगा, लेकिन यहाँ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने नॉन कंडक्टिंग, हमने इंसुलेटर टाइप के मटेरियल को लिया है। बात समझ गए आप, बात समझ गए, ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट जो करते हैं, वर्क डन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या है। तो आपने देखा कि आइसोथर्मल में हम लिखते थे W इक्वल्स टू पी dV। वहाँ का जो डेरिवेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लिखते थे, मैं कह रहा हूँ कि जो डेरिवेशन स्टार्ट करते थे, चाहे वो आइसोथर्मल का हो या एडियाबेटिक का हो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है, आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, तो आपने कहा पी dV V1 टू V2, इंटीग्रेट किया तो W इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है, वहाँ पे क्या था, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की बात करते थे हम, है ना, PV इक्वल्स टू क्या करते थे, nRT की बात करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। तो फिर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, वही तो करेंगे सेम, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे जो टर्म है गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से तो लिख सकते हैं ना P इक्वल्स टू C बाई वी गामा, लिख सकते हैं ना, बात तो वही हुआ ना, nRT सेम ही है ना। इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पुट कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, V1 V2 C बाई वी गामा dV,
ठीक है। अब देखो c को बाहर कर दो, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं। तो हमने बाहर किया, इसका इंटीग्रेशन v1 से v2 1/v गामा dv। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा इंटीग्रेशन, क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू सी v1 v2 गामा -1 सॉरी v माइनस गामा, ठीक है, और dv। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x n dx क्या होता है, इसको लिखते हैं x n+1 ठीक है। x n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। आपने कहा c v1 v2 v माइनस गामा +1, ठीक है, माइनस गामा +1। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब आप इंटीग्रेट किया आपने, तो यानी कि ये लिमिट की बात हो गई, तो यहाँ पे v1 v2, ठीक है। चलिए अब वैल्यू को पुट कर दीजिए c, तो ये हो गया हमारा v2 1 माइनस गामा, एक को इस तरफ कर लेते हैं, माइनस v1 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, है ना। ये हो गया v2 हमने पुट किया, दिस वैल्यू v1 पुट किया, माइनस n के साथ आएगा, ठीक है, और जो नीचे है वो तो रहेगा। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। हमने कहा कि c माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या हो गया हमारा v1 1 माइनस गामा माइनस v2 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल स्टेप्स जा रहे हैं, है ना, कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब c क्या है, देखिए आपने कहा p1 v1 गामा इक्वल्स टू p2 v2 गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v1 के साथ, तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट ही है ना, ओवरऑल तो कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये मल्टीप्लाई हो रहा है या ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, समझ गए आप। तो c जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो w इक्वल्स टू आपने लिखा, ठीक है। यहां से c हमने क्या किया, p1 v1 गामा v1 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, p2 v2 गामा v2 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा -1, यही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या जादू होने वाला है, यहाँ पे फॉर्मूला और भी इजी बनने वाला है। तो हमारा हो गया p1, ठीक है, इन दोनों को पावर ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, इसे देखो आप, इसे देखो, इनको इसके पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, गामा +1 माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल, यानी कि v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाई गामा -1। हो गया वर्क डन, हो गया वर्क डन। कॉन्सेप्ट समझने वाला यहाँ पे थोड़ा है, थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि c की वैल्यू हम इस तरीके से पुट करेंगे कि ये तो कांस्टेंट ही है, p1 v1 टू द पावर गामा कांस्टेंट है, p2 v2 टू द पावर गामा कांस्टेंट है। तो जब v1 के साथ आएगा तो हम p1 v1 का टर्म रखेंगे, और जब v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c को, तो दिस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, p2 v2, ये याद रखना पड़ेगा। मतलब ये आप सॉल्व करोगे ना, एक दो बार इसकी डेरिवेशन करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, W, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, इसे याद कर लो, W इक्वल्स टू nRT1 माइनस nRT2 डिवाइडेड बाई गामा -1 लिख सकते हैं।
एन आर कॉमन लिया हमने, T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ गया, गामा माइनस 1, अरे गामा माइनस 1 W, ये फार्मूला थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, अब समझ गए होगे। एन आर ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर इस केस में इंटरनल एनर्जी की बात करें, है ना, इस केस में इंटरनल एनर्जी की बात करें, मैंने आपसे कहा कि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी जो है वर्क डन का नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन आपके पास ये है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला माइनस एन आर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फॉर्मूला हो गया। तो ये याद रखना है, ये याद करना है, ये याद करना है, या तो ये अगर ये है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, बस वैल्यू ही तो चेंज करा हमने और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस के स्लोप पे। जिस तरह से हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप की बात करी थी, उस तरह से हम एडियाबेटिक की स्लोप की बात करेंगे। वहाँ पे क्या लिया था, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वेशन, PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करें तो कैसे करेंगे, एक बार हमने P को कांस्टेंट लिया, क्या कर रहे हैं अपन, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने P को कांस्टेंट लिया, इसे डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया, गामा बाहर आया, गामा दिस वैल्यू है ना, इंटू dV, प्लस एक बार इसे कांस्टेंट रखा, P को डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0। एक बार P को कांस्टेंट रखा, ये डिफरेंशिएट किया, सॉरी इसको कांस्टेंट रखा और इसे डिफरेंशिएट किया। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ रखा होगा, समझते हो आप। यहाँ पे P को हमने एक बार कांस्टेंट रखा और इसे डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार हमने V वाले टर्म को कांस्टेंट रखा और P को डिफरेंशिएट किया, आपके पास ये आ गया, आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे V टू द पावर गामा माइनस 1 को अगर कॉमन लेते हैं तो P गामा dV प्लस V dV ये होगा इक्वल्स टू 0। गामा माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो V टू द पावर गामा हो जाएगा, यही तो है ना। ये टर्म, इस टर्म को देखो, माइनस वन वाले को हमने यहाँ ले लिया तो एक भी बचा ना, यहाँ पे एक ही भी बचेगा ना, तो एक भी हमने बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन हो गया P गामा dV प्लस V dP इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्लोप कैलकुलेट कर लो, dP बाई dV की वैल्यू क्या होगी, dB इसको इस तरफ ले गए, d और dV को dP के नीचे ले आए, इस वाले पूरे टर्म को इधर ले गए, माइनस साइन के साथ गया, कर देता हूँ मैं, फिर कहोगे कंफ्यूज करते हो आप, P गामा dV, ठीक है। ये टर्म नीचे आया, dP बाई dV हो गया, ये V इधर आया, इधर क्या हो गया, गामा P बाई V। दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब जब मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसको याद रखो, एडियाबेटिक के साथ कंपेयर करेंगे, कहा था ना मैंने। तो देखिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए dP बाई dV की वैल्यू क्या थी, माइनस dP बाई dV माइनस P बाई V। dP बाई dV की वैल्यू जो इक्वल्स टू माइनस P बाई V,
क्या था हमारा? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगर हम स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो आप देखो यहां पे गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका स्लोप आइसोथर्मल से गामा ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये और ये स्लोप दे रखा है, ठीक है, ये और ये दो प्रोसेस दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन एडियाबेटिक है और कौन आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस और ये आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप जो है ज्यादा है इससे, ये देखिए, और ये एंगल और ये एंगल छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप है कितना टाइम्स? गामा टाइम्स ज्यादा है, गामा टाइम्स ज्यादा है। किससे? एडियाबेटिक प्रोसेस से। तो दो स्लोप अगर दे रखे हैं, इस तरह क्वेश्चन IIT JEE में आए हैं, ठीक है, जिसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा स्लोप है, वो भी हम करेंगे। आपको बताना होता है कि ये 4 तरह का स्लोप दे रखा है और बोला कि भाई बताओ इसमें एडियाबेटिक कौन है, आइसोथर्मल कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम कौन है, कांस्टेंट प्रेशर कौन सा है, तो आपको पहचानना होता है। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, उसका स्लोप ज़्यादा होगा आइसोथर्मल से, तो ये स्लोप ज़्यादा है, तो ये प्रोसेस जो है दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं समरी कि हमने क्या पढ़ा। हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ा क्या क्या। समरी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या पढ़ा हमने? हमने कहा डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ओके, आपने कहा ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। ये जब वैल्यू ये है तो W इक्वल्स टू माइनस यू, Q की वैल्यू जब 0 है तो W की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। वर्क डन जो आपने कैलकुलेट किया उसके लिए P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। साथ में आपने क्या कहा? NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू आपने कहा माइनस ऑफ, इन दोनों में से कोई भी ले लो, NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, स्लोप हमारा क्या आया? स्लोप आया dP बाई dV इक्वल्स टू माइनस गामा P बाई V। ठीक है, इतनी ही चीज़ें हमने पढ़ी एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद कर लो, न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। स्लोप हमेशा याद रखना कि जो स्लोप है ना, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि कैसे। दिखाता हूं मैं इसके, अभी दिखाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें स्लोप दे रखे हैं P V। क्या दे रखा है? एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें स्लोप दे रखा है कुछ ऐसा। ये 1 ये 2। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें स्लोप दे रखे हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1 और 2 जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द स्लोप 1, ये जो प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है वो किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे कि पहला ऑप्शन हमने दिया हीलियम एंड मान लो ऑक्सीजन, B ऑक्सीजन एंड हीलियम, C
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, डी हीलियम एंड ऑर्गन। इनमें से कौन सा सही है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस 1 एंड 2 आर द एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बोल रहा है कि इसमें 1 लाइन और 2 लाइन किन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा किस गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दिस इज 1, दिस इज 2, कौन सा सही है बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? आपको पता है कि अगर स्लोप की बात हो रही है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में स्लोप आपको पता है dp/dv इक्वल्स टू गामा p/v, ये होता है। अब गामा हमारा क्या है? cp/cv। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 + 2/f, 1 + 2/f। आपने कहा ठीक है। इसका मतलब है जिसके लिए गामा की वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए स्लोप ज़्यादा है, और गामा की वैल्यू अगर कम है तो स्लोप कम है। आपने कहा ठीक है। अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें, हीलियम की बात करें, मोनो एटॉमिक गैस की, मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो F की वैल्यू 3, तो गामा की वैल्यू 5/3, ठीक है, 5/3। अगर आप डायटोमिक की बात करें, डायटोमिक की बात करें तो यहाँ पे गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/5, क्या हो जाएगा? 7/5। आपने यहाँ पे क्या रखा? 5 और 7/5, ठीक है। अब इनमें से कौन बड़ा है? चलो ठीक है, देखते हैं। इसे हम करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 20, तो 6, 7 गामा की वैल्यू। डायटोमिक में 1.24, ठीक है। इसे डिवाइड किया तो ये यानी कि ये हीलियम और ये ऑक्सीजन, ये डायटोमिक। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लोप है, फर्स्ट स्लोप जो है, फर्स्ट जो प्रोसेस है, ये स्लोप, इसका स्लोप किसका बताएगा? आपका डायटोमिक। और ये जो स्लोप है प्रोसेस वो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए प्रोसेस है, तभी तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, इस स्लोप ज़्यादा है। तो यानी कि फर्स्ट हो गया डायटोमिक और सेकंड हो गया मोनोएटॉमिक। ये सही हो जाएगा। ये सही क्यों नहीं है? ये सही क्यों नहीं है? हीलियम मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक के लिए स्लोप देख रहे हो आप ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दोनों डायटोमिक, यानी कि स्लोप बराबर एक साथ ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? दोनों मोनोएटॉमिक, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, बस ये सही है। फर्स्ट वाले के लिए डायटोमिक और सेकंड वाले के लिए मोनोएटॉमिक, ठीक है, समझ गए? तो हो गया ना एप्लीकेशन। जो आपने स्लोप अभी पढ़ा उसको तुरंत न्यूमेरिकल में आपने अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन IIT JEE का ही था जो आपने किया अभी 2001, IIT JEE 2001 का क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ वो JEE 2018, JEE मेन JEE 2018 की बात कर रहे हैं, JEE 2018 की। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने लिया, कहा 2 मोल ऑफ, क्वेश्चन लिख दें, शॉर्टकट में लिखते हैं, है ना। 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है, 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस initially at volume and temperature respectively V
एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 20 टेम्परेचर। 2 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस इनिशियली एट इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली दिस। ठीक है, दिस गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली। प्रोसेस कौन सा यूज हुआ? एडियाबेटिकली। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ एडियाबेटिकली टू द वॉल्यूम, मान लीजिए 8V। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बताइए ए, स्मॉल ए और बी, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है आपसे, बताइए फाइनल टेम्परेचर यानी T2 की बात हो रही है ऑफ गैस, और यहां पे पूछा जा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपसे कहा गया 2 मोल ऑफ मोनोटोमिक गैस आपने लिया जिसका इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ये एक्सपेंड होके जब चला जाता है 8V तक, एक्सपेंशन हो रहा है। कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है? एडियाबेटिकली एक्सपेंस कर रहा है अपने आप को। तो एक्सपेंशन होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर बताओ, T2 की वैल्यू कितनी होगी, और आपसे बोला जा रहा है कि बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा इस तरह क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आप गिवन डाटा एक बार जरूर लिखिए। n इक्वल्स टू 2 मोल, मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3। वॉल्यूम कितना है? V। टेम्परेचर क्या है? 27, 273 से इसे ऐड कर देते हैं 300 केल्विन। आपने कहा ठीक है। V2 की वैल्यू, ये V1, V2 की वैल्यू 8V। ठीक है, अब चलिए आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि इसका पहला टेम्परेचर, आपसे पूछा जा रहा है टेम्परेचर बताइए, यानी कि आपको वो रिलेशन याद करना पड़ेगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का, है ना? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन कैसे, कौन सा बच्चा? आपने कहा PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आपको याद है। अब आपको बताना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में तो प्रेशर हटाना है आपको। तो आपने कहा T/V गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, TV गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन चाहिए हमने को। तो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर के लिए आपको ये रिलेशन चाहिए, तो आप कह सकते हो T1V1 गामा इक्वल्स टू T2V2 गामा -1 ओके। गामा की वैल्यू कितनी होगी? F कैलकुलेट कर लिया आपने। गामा इक्वल्स टू क्या है हमारा? यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेट। गामा इक्वल्स टू क्या था? CP/CB इक्वल्स टू 1 + 2/F, यानी कि गामा की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 5/3। ठीक है, 5/3 यहाँ पुट करेंगे। चलिए यहाँ पे T की वैल्यू, T1 की वैल्यू 300, T2 की वैल्यू फाइंड करना हमें। चलिए V1 की वैल्यू V गामा -1, गामा ही रखते हैं अभी, वैल्यू बाद में रख देंगे एक साथ। T2 आपको फाइंड करना है और 8V गामा -1। ठीक है, अब इसे T2 लिख लेते हैं। T2 जो हमें फाइंड करना है उसे एक तरफ कर लिया। 300 डिवाइडेड बाई V/8V और गामा -1। गामा की वैल्यू 5/3। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पे पुट करोगे तो गामा -1 इक्वल्स टू 5/3 -1 इक्वल्स टू क्या? 2/3। ओके, डन। V से V कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हो गया हमारा 300 1/8 2/3, गामा -1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ से देखो, इसे हम लिख सकते हैं 300 2/3, 300 इंटू 1/2⁵ 2/3, है ना? 2/3।
अब ये 3 और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर इस पर डालोगे तो ये 3 से 3 को कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारा T2 इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 का पावर स्क्वायर आएगा यानी कि 4। ये बात समझ गया? नहीं समझे? देखिए आपने कहा दिस, ये इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 3 को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। वही तो की क्या 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 75 केल्विन, यही होगा ना। हाँ 75 केल्विन, यानी कि फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू इक्वल्स टू 75 केल्विन। आपने कहा ठीक है। तो अब बताओ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इसका बी ऑप्शन है, बी क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना है। क्या करेंगे, क्या करोगे? आपके पास इक्वेशन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, आपको पता है वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, क्या था nRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन, nRT1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, है ना। n की वैल्यू 2 मोल, r की वैल्यू 8.31, ठीक है, r की वैल्यू गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 300 T1 T2 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1 गामा माइनस 1, यही तो है ना। अब इसको लिख लो, चलो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 8.31 इंटू वो दोनों 225 बचेगा, 300 माइनस 75 डिवाइड बाई 2/3, 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आपने ऊपर किया, 2 से 2 को कैंसिल किया, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 9 24 इंटू 225, ये जूल। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे इंजीनियरिंग में तो कैलकुलेटर मिल जाता है, आपको तो मिलेगा नहीं, है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 5 1 45 6 4, ये 20 24 2 और ये 10 और 12, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई हुआ 6 8, एक बचा 8 9 और ये हो गया 4 ही हुआ ना, 4। फिर ये 6 8 9 4, सेम 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, 5 इसको ऐड कर दो, 2 इसको ऐड कर दो, 9 इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, यहाँ से क्या बचा 9 1, यहाँ से ये 0, यहाँ से क्या बचा, यहाँ 6, यहाँ क्या आया 5, तो यानी कि यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 2 लगा दिया आपने, यहाँ पे डेसिमल दे दिया। अब इसको आप लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू -5.6 किलो जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरह से हम आइडियाबैटिक प्रोसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। प्रॉब्लम देखिए बहुत सारे सॉल्व होने वाले हैं, थोड़ा इंतज़ार, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक साथ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।